और हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी और K2 क्लासेस के संयुक्त मंच पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माफी चाहता हूं। असल में क्या है कि मैं भूल जाता हूं यहां से साउंड को ओपन करना, तो हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी अब दोबारा से मैं वही चीजें कह रहा हूं कि जो मैंने अभी आपको कहा था कि सबसे पहले मैंने सिमरन जी को जो है गुड इवनिंग किया था, क्योंकि सिमरन जी सबसे पहले हमसे जो है जुड़ी है, इनका सबसे पहले मैसेज आया था। सिमरन के साथ साथ सुनीता जी है, निशा जी है और केएस स्टडी टाउन ग्रुप सी, ये जो है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केएस स्टडी टाउन ग्रुप सी मुझे बड़ा शानदार इनका कंटेंट लगता है, तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। टेलीग्राम पर भी इनकी क्विज चलती है और बड़ी शानदार है, तो आप लोग भी जो है लाभ ले सकते हैं। मुझे टेलीग्राम का प्रॉपर चैनल इनका मालूम नहीं है, लेकिन बड़ी शानदार आपकी क्विज रहती है वहां पर भी। कविता जी हमारे साथ जुड़ गई है, विमला सती जी गुड इवनिंग, और त्रिलोचना जी जुड़ गई है, अमित चौहान। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी भाई, जितने भी जुड़ गए हैं। सर ऐप में क्लास अपडेट कर दीजिएगा आज की। हाँ जी लव जी, ऐप में क्लास आज की अपडेट हो जाएगी और आज मैं आप लोगों के बीच जो नोट्स हैं, नोट्स भी मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस मेरी अब आप तक आ रही है, एक बार मुझे सूचित करें कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्या मेरी ध्वनि आप तक आ रही है, जरा मुझे फिर से सूचित करें। राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को भाई जो जुड़ चुके हैं, शुभ संध्या। पलक चौहान जी जुड़ चुकी है, हेलो। रेशमा जी, नीमा नेगी जी, अब मैं इतने सारे नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आप सभी का दिल से भाई, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। जरा वीडियो को थोड़ा सा इधर उधर फेंक दीजिए फटाफट से। और फिर आज जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, राजा ललित शाह 1773 से 80, बहुत कम छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन राजा ललित शाह के बारे में आज बड़ी शानदार जो है उत्तराखंड में इतिहास की जो जर्नी है वो हम लोग इनके बीच पढ़ने वाले हैं। खैर एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, फिर मैं शुरू कर दूंगा। टेलीग्राम स्टडी विद कुनियाल जी है, हाँ जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम स्टडी विद कुनियाल जी है, बहुत शानदार इनका कंटेंट रहता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखो भाई, जहां पर भी मुझे लगता है अगर कोई अच्छी मेहनत करता है तो मैं अपने, बहुत सारे कहते हैं कि भाई अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप दूसरे वो प्रचार करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत मेहनत करते हैं तो मैं उन्हें, उनमें भी मैं खुद अपने छात्रों को भी सजेशन करता हूं कि आप लोग भी भाई जुड़े और वहां पर भी जो है लाभ उठाएं, तो आप जो है लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ जी मैं बहुत शानदार पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थोड़ा सा जरा अगर इतनी तारीफ कर दी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। स्क्रीनिंग का बैच कितने का है सर जी, प्लीज रिप्लाई। स्क्रीनिंग का बैच हमारा भाई उत्तराखंड में सबसे सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ चल रहा है, मात्र 3000 रुपए में। मैं आपको बता दूं पहले ही, तो हमारा स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं फटाफट से। हमारी काफी सारी क्लासें हो गई, इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं कि अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से उत्कृष्ट एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और जाकर जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा जो है भाई निरंतर हम रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस समय हम लोग लगभग अपने एप्लीकेशन पर जो हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग का बैच चल रहा है उसमें कम से कम हम लोग जो है 22-23 लेक्चर कर चुके हैं और 3-3 घंटे की क्लासें चल रही है, विद नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से जाकर जुड़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पेपर फर्स्ट का बिल्कुल कंप्लीट होगा। पूरा जो हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग है उसमें जितना भी आपका 150 नंबर का है वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। एक बार जरूर जुड़े, हमारी एक बार मेहनत को आप जरूर देखें और उम्मीद करता हूं कि आपको 100% लाभ ही मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ जुड़कर। डीएलएड की क्लासेज हमारी जो है 15 तारीख से शुरू होने, 16 तारीख से, मंडे से शुरू होने वाली है। तो डीएलएड का जो आपका एप्लीकेशन पर हमारा जो बैच है वो भी आपको दिख जाएगा कल। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक खास जानकारी कि जो आप लगातार निरंतर मुझे परेशान, या हमको लगातार आप जो है आपका जो हिंदी को लेकर कि मेंस हिंदी का कब शुरू हो रहा है, तो हिंदी का मेंस यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन शुरू होने जा रहा है और उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। और कोर्स आप एप्लीकेशन पर जाकर जरूर देखें, प्रवक्ता हिंदी मेंस। और इस समय आप लोगों के लिए 14 तारीख के लिए यानी कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर विशेष ऑफर में वहां पर कोर्स है। तो अगर यदि आप हिंदी के छात्र हैं और हिंदी मेंस से कर रहे हैं प्रवक्ता, तो आप जाकर उत्कृष्ट एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और आप लाभ उठाएं। सुभाष सर भी पढ़ा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, सुभाष सर भी पढ़ा रहे हैं।
तो चलिए भाई, फिलहाल अब सब लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं और अब मैं आज यानी कि राजा ललित शाह, ज्यादा बड़ी इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसमें मजा आएगा आपको पढ़ने में कि अब ललित शाह, हमने ललित शाह से पहले प्रदीप शाह पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है आज हम लोग देखना चाहेंगे कि आखिर में प्रदीप शाह के पश्चात अब पंवार राजवंश की सिचुएशन कैसी हो रही है। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करें। सर हिंदी का कितने का है? संतोषी जी, इस समय हिंदी का आप लोगों के लिए जो है विशेष ऑफर के साथ, यानी कि शायद सबसे कम फीस में हम लोग प्रवक्ता मेंस के लिए हिंदी शुरू की है, मात्र 2500 रुपए, और इसका लाभ आप जरूर उठाएं। और ग्रुप सी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी का बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है, ग्रुप सी का बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, तो जाकर एक बार जरूर वहां पर देखें और फिर डेमो देखने के पश्चात आप उस बैच को परचेज करें। ग्रुप सी का बैच ट्रेवलिंग जी कितने का है? ग्रुप सी का बैच समथिंग आपका लगभग 2000 के आसपास पूरा बैच है, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। चलिए फटाफट सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई अब आपके जो मैसेज है वो बाद में, ट्रेवलिंग जी आपके मैसेज देख ले, इतने सारे मैसेज मत दीजिए, एप्लीकेशन पर जाइए। आगे बढ़ने से पहले अब आपसे एक विनती रहती है हमेशा की तरह, और गुरु दक्षिणा आपसे वही लेता हूं कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों के बीच, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अगर आप चैनल में हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी हमारा जरूर कर दें। बाकी अब मैं चलता हूं आगे। डीएलएड कब होगा? सर डीएलएड हमारा 14 तारीख से, कोर्स आपके बीच कल आ जाएगा डीएलएड का, और 16 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस डीएलएड की शुरू हो जाएगी। तो चलिए भाई, अब मैं आप लोगों से सीधा यानी कि राजा ललित शाह के बीच आने वाला हूं। राजा ललित शाह सन 1773 से सन 1780 तक पंवार राजवंश में एक शानदार शासक, या फिर देखेंगे अभी आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि पंवार राजवंश में कैसे थे, पावरफुल राजा थे या फिर राजा ललित शाह के समय पंवार राजवंश की स्थिति डगमगा रही थी, तो वो तो आप जो है इनको पढ़कर ही देखेंगे। जैसे अब उदाहरण के लिए अगर आप मुझसे निरंतर जुड़ रहे होंगे तो अब आप लोग जो है हर राजा के बारे में बता सकते हैं कि ये राजा कैसा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछ लूं कि हाँ जी भाई राजा जो है श्याम शाह कैसा है, तो आपको राजा श्याम शाह एकदम दिख रहा होगा कि भाई राजा श्याम शाह जो है बड़े परेशान भी था भाई, 60 विवाह के, लेकिन आप एक जो है फेम उनका दिख रहा होगा दिमाग पर। अगर मैं कहूं मानशाह, तो मानशाह भी आपके दिमाग पर दिख रहा होगा। अगर आपसे कहूं मैं महिपति शाह, तो महिपति शाह भी एकदम आप स्कैन कर पा रहे होंगे, और पृथ्वीपति शाह को भी आप बड़े शानदार से देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ प्रदीप शाह को भी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप मुझसे निरंतर जुड़ रहे हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है इन चीजों को देख पा रहे होंगे। नहीं काव्या जी, सब्जेक्ट की आपकी अलग है फीस, अभी केवल स्क्रीनिंग की अलग है, सब्जेक्ट की आपकी अलग चलेगी। बाकी आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर आपको सारी चीज विस्तार से मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदा सैनी जी। बाकी अब फिलहाल मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ ठीक है जी, चलिए। तो राजा ललित शाह सन 1773 से सन 1780 के बीच में हम लोग ललित शाह को पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा, अब मैं हल्का सा अगर आपको जर्नी कराऊं कि हम लोग कैसे उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पंवार शासकों को एक के बाद एक समझना शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अब बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, जिनमें से सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये जर्नी, यानी मैंने आपको मानशाह से शुरू की थी, और मानशाह प्रॉपर तरीके से मानशाह को मैंने आपको पढ़ाया था। मानशाह के पश्चात मैंने आपको जो है राजा श्याम शाह को भी पढ़ाया था, और उम्मीद करता हूं कि श्याम शाह के बारे में आप बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। श्याम शाह के बाद हम लोगों ने जो अगला राजा था वो हमारे पास अक्खड़ राजा था, यानी कि महिपति शाह। महिपति शाह पर हम लोगों ने चर्चा की थी, और महिपति शाह के बाद अगर हम लोग और चर्चा करें तो महिपति शाह के बाद हम लोगों ने सीधा पृथ्वीपति शाह पर भी चर्चा की थी, और पृथ्वीपति शाह के बाद हम लोगों ने फतेहपति शाह को बीच में स्कैप यानी कि छोड़ दिया था, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने राजा प्रदीप शाह पर अवश्य चर्चा की थी, जो बड़े लंबे शासनकाल के लिए जाने गए। यहां तक मैंने एक एक राजा की जर्नी आपको विस्तार से पढ़ाई है, और विस्तार से मैंने एक एक राजा को आपके बीच समझाया। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखो खास बात अगर आप अब समझ पा रहे होंगे कि उत्तराखंड के इतिहास में केवल और केवल समझने वाली एक चीज होती है, और वो ये होती है कि ये जो राजा गद्दी पर बैठ रहे हैं, एक तो इनके आसपास की स्थिति, जैसे कि अब आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि ये तो था दापा। दूसरा हम लोगों को देखना होता है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में हमारे पास कौन है, चंद राजवंश है। और तीसरा अब एक पत्ता हमारे पास यहां पर लास्ट टाइम खुल गया, ये वाला नीचे का, ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर जो है कटेहर रह रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इधर रुहेल रह रहे हैं। तो कटेहर या रुहेल, ये नीचे का जो तराई बेल्ट है यहां पर निवास कर रहे, एक पत्ता इनका भी खुल चुका है। और दूसरा मैं आपको निरंतर पढ़ा रहा था मुगल बादशाहों के साथ या मुगलों के साथ जो है इनके संबंध, तो मुगलों के साथ संबंध
पर चर्चा देख रहे हैं या फिर किस टाइप के थे। और साथ ही साथ एक दूसरा जो पत्ता वो इधर हमारे पास कौन सा था, सिरमौर राज्य का था, और हम लोग जो है सिरमौर राज्य पर भी चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो गढ़वाल रियासत है, गढ़वाल रियासत के चारों तरफ का जो इतिहास है, अगर आप इसको दिमाग पर फिट बैठा पाए हैं तो आप किसी भी राजा को गलत नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीके से एक एक राजा को, यानी कि किस राजा के संबंध चंदों के साथ कैसे थे, किस राजा के संबंध दापा के साथ कैसे थे, किस राजा के संबंध सिरमौर राजा के साथ कैसे थे, किस राजा के संबंध मुगलों के साथ कैसे थे, और किस राजा के संबंध कटेहरों के साथ कैसे हो रहे, और फिर उस राजा के स्वयं का व्यक्तिगत जीवन भी जान रहे हैं कि भाई उस राजा का जीवन परिचय देख रहे हैं, और उसके द्वारा किए गए कार्यों पर भी चर्चा की जा रही है। इस तरह से एक एक राजा को पढ़ा जा रहा है। और इसी क्रम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट समय हम लोगों ने प्रदीप शाह पर चर्चा की थी, और प्रदीप शाह में एक खास बात हमने देखी, अगर याद आ रहा होगा कि प्रदीप शाह के समय यानी कि जो यहाँ का कुमाऊं का राजा था, वो लास्ट टाइम हमको एक देखने को मिला था कल्याण चंद चतुर्थ। ये जो कल्याण चंद चतुर्थ था, इसके और प्रदीप शाह के जो संबंध थे वो काफी कैसे हो गए थे, एक तरह से मित्रता पूर्वक हो चुके थे। और उसका कारण क्या था, हम लोगों ने देखा था कि कटेहरों का आक्रमण एक भयानक कहां पर हुआ था, यानी कि चंद राजवंश पर हुआ था, और लगभग 1743 का यह आक्रमण था, जिसमें कल्याणचंद के समय तक आते आते चंद राजवंश की स्थिति अत्यंत कैसी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और हमने पाया कि कल्याणचंद भागकर कहां पर आया था, प्रदीप शाह के पास आया, और पंवार राजवंश इस समय बहुत पावरफुल है। भाई पंवार राजवंश तो भाई एक के बाद एक राजा देखो, पृथ्वी शाह बहुत पावरफुल था, फतेहपति शाह का तो स्वर्णिम काल बहुत पावरफुल था, और फतेहपति शाह के बाद गद्दी पर बैठा था कौन, प्रदीप शाह। तो जाहिर सी बात है कि इस समय भी पंवार राजवंश पावरफुल था। हम लोगों ने देखा कि चंदों के साथ प्रदीप शाह के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे, इसने सहायता भी दी थी और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कटेरों का आक्रमण एक गढ़वाल पर भी हुआ और गढ़वाल में बहुत अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ा था प्रदीप शाह को। यहां तक का मामला क्लियर हो गया। दूसरा हमने देखा कि सिरमौर के साथ उस समय हमने पत्ता नहीं खोला, प्रदीप शाह के सिरमौर के साथ ऐसे कुछ देखने को नहीं मिले। और दापा तो अब जो है धीरे धीरे क्या हो चुका है, दापा का तो एक तरह से दी एंड हो चुका है, मतलब दापा के साथ अब कोई भी जो है पंवार राजवंश की गतिविधियां अब देखने को नहीं मिल रही है। यहां तक का मामला मैं आपको समझा चुका हूं। अब मुद्दा है यानी कि सीधा हमारे पास राजा ललित शाह का। तो देखें, सबसे पहले तो राजा ललित शाह का प्रारंभिक जीवन, इसका जीवन परिचय जानेंगे, और फिर राजा ललित शाह की जो है इतिहास को जानेंगे कि इसके समय पंवार राजवंश में क्या होता है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। अगर हम लोग राजा ललित शाह की बात करें तो राजा ललित शाह जो है ये जो है प्रदीप शाह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? प्रदीप शाह के। हम लोगों ने देखा कि प्रदीप शाह सन 1717 से सन 1773 तक पंवार राजवंश की गद्दी पर रहे, और एक लंबे समय बाद फिर जो है प्रदीप शाह गद्दी से जब हटे तो उसी के जस्ट बाद हमारे पास जो अगला राजा गद्दी पर बैठ रहा है वो हमारे पास राजा ललित शाह बैठ रहा है। तो इस समय राजा ललित शाह गद्दी पर बैठ गया। तो सबसे पहले ललित शाह का टाइम पीरियड देखें तो जस्ट इसी के बाद बैठा है सन 1773, और 1773 से लेकर 80 तक का जो पंवार राजवंश का राजा है वो राजा ललित शाह है। ये आप सीक्वेंस भी याद रखते रहें कि कैसे कैसे कौन कौन से राजा गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो राजा ललित शाह सन 1773 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहला तो भाई इसका प्रारंभिक जो है स्थिति को जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय जान ले कि ललित शाह जब गद्दी पर बैठता है तो उस दौरान आसपास की सिचुएशन जो है कैसी है और किस तरह से पंवार राजवंश की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर हमारे पास गद्दी में आ चुके हैं राजा ललित शाह। बड़ा शानदार इतिहास है ललित शाह का भी। ललित शाह भी मुझे बड़े ऐसे करके लगे कैसे कि जैसे श्याम शाह थे उसी तरह से जो है थोड़ा सा आपको ललित शाह का इतिहास भी देखने को मिलेगा। भाई श्याम शाह, जहां पर श्याम शाह 60 विवाह करने के बावजूद भी कोई संतान प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इतनी तारीफ मत कीजिए, फिर मेरा ध्यान पूरा की पूरा आपके कमेंट पर चले जाता है, फिर मुझे मजबूरन होकर देखना पड़ता है। धन्यवाद। कौन है? उन्नति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हाँ, उत्तराखंड का पूरा कोर्स रावत जी मिल जाएगा, सारे कोर्स एप्लीकेशन पर है। उत्तराखंड का जस्ट नया कोर्स शुरू हो रखा है, हिंदी का नया कोर्स है, ग्रुप सी का पूरा की पूरा पुलिस के लिए नया कोर्स है, या जो भी उत्तराखंड के एग्जाम है उसके लिए सब कोर्स नए बने हैं। आप जाकर एक बार देखें और बहुत कम फीस में आप उसको प्राप्त करें। अच्छा, आप हमारी डेली क्लास लेते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्मार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए अब मुझे लग रहा है मुझे पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा।
बाकी भाई सभी लोग दिल थाम के बैठे। इसके बाद आज धमाकेदार अंदाज में आपके प्रिय सर यानी कि राणा सर भी आएंगे, तो 9 से 10 आपके बीच राणा सर भी उपस्थित होंगे। आप कमेंट पढ़ने का भी मजबूर हो गए। हाँ जी, कमेंट पढ़ने पड़ते, जब तारीफ आती भाई तो आपको पता है ये दुनिया तारीफ की भूखी होती है ना। कुछ भी काम पड़े हो तो सब छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे करके हो जाते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर आपका गाना कौन सा है? भाई मेरा गाना भी है, आपको बताएंगे कभी फुर्सत से अपने गाने के बारे में भी। बाकी फिलहाल आप बढ़ते हैं, हिंदी का भी है क्या सर? हाँ जी, हिंदी का कोर्स भी है अलग से आपके लिए, बिल्कुल है। तो चलिए भाई फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूं। अब जरा थोड़ा सा मेरा ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी जो है भाई राजा ललित शाह को पढ़ रहे हैं, और जब भी राजा पढ़ते हैं तो पूरा फोकस लगाना पड़ता है, तो फोकस लगाना बहुत जरूरी है। चलिए जी, तो राजा ललित शाह सन 1773 में भाई गद्दी पर बैठ गया और 80 तक चलेगा वो टाइम पीरियड हम देखने वाले। जिस समय ललित शाह गद्दी पर है, थोड़ा सा आपको मैं प्रारंभिक स्थिति बता दूं। देखिए पहली चीज तो आपको बता दूं यहां पर, यानी कि चंद राजवंश में, तो चंद राजवंश में इसके टाइम पीरियड में आपको 2 राजा देखने को मिलेंगे। एक तो आपको यहां पर मिल जाएगा कौन, यानी कि देवीचंद। एक तो इधर आपको मिलेगा देवीचंद, और दूसरा जो इधर आपको राजा मिलेगा वो मिलेगा मोहनचंद। ये आपको 2 राजा यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो देवीचंद और मोहनचंद। देवीचंद नहीं, सॉरी दीपचंद होगा, देवीचंद तो पहले था, दीपचंद है ना। तो यहां पर 2 राजा आपको मिलेंगे, एक तो दीपचंद है और दूसरा आपको मिलेगा मोहनचंद। हल्का सा बता देता हूं। और अगर आप आएंगे इधर सिरमौर में, यहां पर, तो सिरमौर के साथ भी भाई टशन चला हुआ है। सिरमौर में इस समय जो राजा है वो किरत प्रकाश है, तो सिरमौर का राजा इसके समय कौन बैठा हुआ है, किरत प्रकाश गद्दी पर बैठा हुआ। बाकी मुगलों के साथ जाने की जरूरत है नहीं, मुगल कमजोर पड़ चुके, लेकिन नीचे कटिहर राजा बड़े एक्टिव हो गए हैं ये वाले। तो कटिहर जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो कटिहर या रुहेल इनको जरूर देखेंगे। और यहां पर जो इनका इस समय राजा है वो जावेद खान है। कौन है? जावेद खान है। तो कटिहरों का राजा इस समय आपको देखने को मिल जाएगा जावेद खान। ये है इस समय आसपास की सिचुएशन, यानी कि राजा ललित शाह के समय। ललित शाह जिस समय गद्दी पर बैठता है, तो पहली चीज तो आपको यह बता दूं कि हमने यही पढ़ा था कि ललित शाह की गद्दी पर बैठने से पहले प्रदीप शाह था, और प्रदीप शाह ने सहायता की थी चंद राजा की, इसलिए उस दौरान संबंध बहुत बेहतर थे। लेकिन अब जब ललित शाह, तो फिलहाल हम यही मानेंगे कि बेहतर ही होंगे, लेकिन पता कुछ नहीं है। अगला हमारे पास है सिरमौर, तो सिरमौर के साथ भी अभी जो है मामला थोड़ा सा शिथिल पड़ रखा है, लेकिन देखेंगे कि सिरमौर के साथ ललित शाह क्या करते हैं, कैसा संबंध रहते हैं। लेकिन कटिहरों के साथ टशन चल पड़ा है बहुत तगड़ा, कटिहरों के साथ मामला बहुत गड़बड़ है। तो ये है इस समय चारों तरफ की स्थिति राजा ललित शाह के समय। ये तो समझ गए, मामला क्लियर हो गया भाई। ललित शाह जब गद्दी पर बैठा है तो कौन है चंद राजवंश में राजा? दीपचंद, मोहनचंद। नीचे कटेर राजा कौन है? जावेद खान है। अगर सिरमौर राजा की बात करें तो कौन है? यानी कि किरत प्रकाश जी है। तो यहां तक का मामला हो चुका है क्लियर। अब बात आते हैं यानी कि इसके जीवन परिचय के बारे में, कि भाई जो हमारे पास ललित शाह जी है, इनके थोड़ा सा जीवन परिचय को जाने। देखिए ललित शाह का अगर हम वैवाहिक जीवन को देखें, यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी जर्नी यहीं से शुरू होती है ललित शाह की, यहीं से ललित शाह का इतिहास भी शुरू होता है इस वाले से। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनके जो है 2 विवाह होते थे भाई। राजा लोग थे, 2-2 शादियां होती थी। पहली जो थी महारानी क्विंटली थी, महारानी क्विंटली जी थी, और दूसरी जो रानी थी वो महारानी डोडियाली थी, महारानी डोडियाली। यहां तक का मामला हो चुका है क्लियर भाई। जो हमारे ललित शाह है, अगर हम इनके वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालें, और यहीं से जर्नी भी शुरू होती है इनके इतिहास की, तो इनकी जो है 2 रानियां हैं, एक महारानी क्विंटली है और दूसरी महारानी कौन है? डोडियाली है। अंकित विश के सर आपकी बोल रही थे कि आप पमार के साथ साथ चंदों को भी साथ ले। हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा था, तो मैं वहां लाऊंगा। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं कौन? ललित शाह। अब ललित शाह के साथ साथ जस्ट मैं कल का जो मेरा वीडियो वो चंदों पर होगा, क्योंकि प्रदीप शाह के साथ कोई ऐसा खास तालमेल नहीं था किसी चंद का, इसके साथ है, तो मैं चंद लाऊंगा अब कल। तो आपका बिल्कुल कल से बहुत मजा आने वाला है। आप जो है दिल थाम के बैठे, बहुत मजा आएगा, तो आप घबराए नहीं। अंकित भट्ट जी, पंकज दा प्रणाम, इट्स मी, बहुत बहुत स्वागत है जी, इट्स मी आपका। चलिए जी, तो यहां तक का मामला आप समझ गए वैवाहिक जीवन में, यानी कि 2 रानियां हैं। अब इन 2 रानियों की बात करें
तो इन दो रानियों में से इनके आगे जो पुत्र हुए थे वो दो दो पुत्र हुए थे। कौन कौन? जैसे सबसे बड़ा जो इसका पुत्र था वो था जयकीर्त शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आप आगे का इतिहास समझेंगे। और जो दूसरा पुत्र था वो इसका था कौन? यानी प्रीतम शाह। और अगर हम बात करें इधर वाली तो इनके भी दो पुत्र थे। कौन कौन थे? तो एक तो थे हमारे पास प्रद्युमन शाह, जो बड़ा पुत्र था प्रद्युमन शाह, और दूसरा था पराक्रम शाह। ध्यान से देखेंगे क्योंकि इतिहास बड़ा पेचीदा होने वाला है। अब थोड़ा सा इतिहास जो है जटिल हो रहा है, और इस जटिलता को समझने के लिए बहुत जरूरी है इस चार्ट को भी समझना, तभी आप लोग जो है बहुत बेहतर तरीके से आगे समझ पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को इस वैवाहिक जीवन पर बड़ा फोकस रखना पड़ेगा कि भाई ललित शाह के दो विवाह थे, जिनमें से बड़ी रानी महारानी कुंतली थी और छोटी रानी महारानी डोडियाली जी थी। इनमें से अगर हम बात करें तो जो बड़ी रानी थी इनके दो पुत्र थे, जयकीर्त शाह, प्रीतम शाह थे, और इनके भी दो पुत्र थे, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह थे। अब देखो कैसी सिचुएशन होती है। ये बेचारे गद्दी पर बैठे हुए हैं, कौन? यानी कि ललित शाह। बढ़िया सा जो है प्रदीप शाह के बाद गद्दी मिली, बढ़िया सा वैवाहिक जीवन हुआ। धीरे धीरे जो है ललित शाह के जो पुत्र थे, क्योंकि वैवाहिक भाई अब देखो एक हम तो कॉमन सेंस लगा सकते कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ललित शाह जो है एकदम छोटी अवस्था में गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि इनके पिताजी बहुत लंबे समय तक गद्दी पर रहे भाई, पूरे 73 जो है 1773 तक रहे। तो ऐसे में ललित शाह ने शादी पहले ही कर दी होगी, इसलिए ललित शाह के बेटे भी खूब बड़े बड़े हो गए होंगे, यही तो हो सकता है। तो ललित शाह का जो है वैवाहिक जीवन पहले ऑलरेडी दो दो रानियां थी, बड़ा मस्त जीवन था ललित शाह का और बढ़िया चल रहा था सिस्टम। लेकिन जैसे ही ललित शाह गद्दी पर बैठा, यहां पर जो है सीधा सीधा क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। कंपटीशन कैसा हुआ तो ध्यान से देखिएगा। ललित शाह की एक तो रानी ये है और एक ये, और जाहिर सी बात थी कि ललित शाह के बाद गद्दी पर किसको बैठना था? तो सीधी सी बात है जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो ही गद्दी पर बैठ सकता था। किसको बैठना था गद्दी पर? यानी कि जयकीर्त शाह को गद्दी पर बैठना था। लेकिन समस्या उत्पन्न हो गई एक बहुत बड़ी, और वो समस्या उत्पन्न कहां से हो गई? वो यहां से हो गई महारानी डोडियाली से। महारानी डोडियाली को लगता था कि भाई इनमें थोड़ा सा ही अंतर रहा होगा। देखो जयकीर्त शाह थोड़े से बड़े होंगे, प्रद्युमन शाह थोड़ा सा उम्र में छोटा होगा, लेकिन हुनरबाजी में जो प्रद्युमन शाह था वो बहुत जबरदस्त रहा होगा। मतलब प्रद्युमन शाह एकदम पराक्रमी रहा होगा, बचपन से ही जो है वीर साहसी बालक रहा होगा। तो महारानी डोडियाली को ये बात चुभती होगी कि यार देखो अब गद्दी पर तो कौन बैठेगा? ललित शाह के बाद जयकीर्त शाह बैठेगा, यानी मेरे बेटे को मौका नहीं मिल पाएगा, जबकि मेरा बेटा राजा बन सकता था। होता है भाई, देखो अब बेचारा दो शादियां कर दी, तो इस दो शादियों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मामला क्या हो गया? ये जो रानी डोडियाली थी, ये वाली रानी डोडियाली ललित शाह को रोज परेशान करती थी कि देखो महाराज ऐसा है, मेरा बेटा बहुत ही कैसा है, बहुत हुनर है मेरे बेटे में, ये भी राजा बनना चाहिए भाई, ये तो राजा बनेगा नियम अनुसार, पवार राजवंश का राजा जयकीर्त शाह बनेगा, लेकिन मेरा पुत्र भी राजा बनना चाहिए। अब बेचारा ललित शाह रोज परेशान कि राजा कैसे बनाए, विधि विधान के अनुसार तो जयकीर्त शाह को बनना है राजा, अब कैसे बनाए? तो इस बात से ललित शाह को बहुत परेशानी होती गई, बहुत परेशानी मतलब हमेशा परेशान करती रही। लास्ट में फिर ललित शाह का जो है दिमाग जो है घूम ही गया कि ठीक है भाई, आपके पुत्र के लिए कोई एक रियासत जीत लूंगा कहीं पर और वहां का राजा बना देंगे प्रद्युमन शाह को। तो पहला तो प्रारंभिक समय में जो इसका जो वैवाहिक जीवन था वो बड़ा वैसा रहा, कैसा? पेचीदा सा रहा। शादी के बाद जस्ट क्योंकि रानी डोडियाली चाहती थी कि मेरा पुत्र भी राजा बने, तो इस चक्कर में फिर इसको क्या करना पड़ा? बेचारे को युद्ध नीति को अपनाना पड़ा। अब ये सोचने लगा कि भाई मैं कौन सी रियासत जीतूं? चंद रियासत है सामने, चंद रियासत में जस्ट इससे पहले जो प्रदीप शाह था उसने संबंध अच्छे करके आया था, इसलिए वहां पर पंगे पुंगे करने की बात नहीं हो सकती थी। दापा पर वैसे ही अभियान नहीं कर सकते थे, दापा पर बहुत समय से जो है पंगे नहीं हो पा रहे थे। नीचे खुकार राजा बैठा हुआ है, कौन? कटिहार राजा। कटिहारों से गलती से पंगा नहीं ले सकते थे। कटिहार तो जस्ट इसके पिताजी के समय जो है बहुत तूफानी आक्रमण करके आया था, पूरा गढ़वाल को रौंद करके चले गया था, लूट करके गया था, वापस देहरादून को भी लूट करके गया, अधिकार करके चल के वापस चले गया। तो फिर इसके दिमाग में आया कि मुझे लग रहा कि सिरमौर रियासत कमजोर है। किसके दिमाग में आया? यानी कि ललित शाह के। भाई ललित शाह को परेशान किया, अब इसके लिए तो करनी है भाई व्यवस्था आगे।
तो ललित शाह ने सोचा कि सिरमौर जो रियासत है, अब वहां पर जो है मामला, क्योंकि पहले तो बड़े पावरफुल लोग थे वहां, अब धीरे धीरे जो है किरत प्रकाश गद्दी पर बैठा हुआ है, कमजोर हो चुकी है, तो इसीलिए वहां पर जो है क्या करना पड़ेगा, एक आक्रमण करना पड़ेगा। तो फिर इसने जो है सबसे पहला एक आक्रमण जो है ट्राई किया, और वो ट्राई किया कब, यानी कि सीधा गद्दी पर बैठते ही सन 1775 में। इसने एक भयानक आक्रमण कहां पर कर दिया, सिरमौर पर कर दिया, कि देखता हूं भाई जरा, अगर जीत गया तो वहां का राजा बना दूंगा इसको। लेकिन ये इसके लिए क्या पड़ गया, भारी पड़ गया। अर्थात ये जो आक्रमण था, इस आक्रमण में ललित शाह को क्या करनी पड़ी, हार देखनी पड़ी। अर्थात ललित शाह इस वैवाहिक संबंध के चक्कर में सिरमौर राजा से मार खा के वापिस आ गया, हार गया बेचारा। अब जब ये हारा, तो हारने के बाद अब ललित शाह को जो है बहुत सारे आक्रमण झेलने पड़े। कहने का मतलब है कि अब ललित शाह के समय गढ़वाल राजवंश में काफी सारे बाह्य आक्रमण हुए, और वो केवल और केवल लूटने के उद्देश्य से हुए, और देहरादून को खूब लूटा गया और पवार रियासत को कमजोर किया गया। कैसे हुए, तो चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यानी कि ये तो समझ गए भाई, वैवाहिक जीवन समझ गए, इसी वजह से ललित शाह परेशान भी रहा। अगला मुद्दा आता है कि अब जब ललित शाह गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के बाद इसके समय लगातार जो है पवार रियासतों पर क्या होने लगे, आक्रमण होने लगे, और वो आक्रमण केवल और केवल लूट के उद्देश्य से किया जाने लगे। जैसे ये जो आपको एरिया दिख रहा ना, ये वाला देहरादून, ये देहरादून बहुत ही उपजाऊ एरिया था। ये वाला पवार रियासत का सबसे महत्वपूर्ण एरिया देहरादून था, काफी उपजाऊ था, और यहां से आय के साधन बहुत तकड़े थे पवार रियासत के। एक चीज तो इसी का लाभ उठाने के लिए यहां पर लगातार सबसे पहले जो है, जो सिख थे, अब सिख भी यहां पर फतेहपति शाह के समय सिख भी आ चुके, तो सबसे पहले जो है यहां पर जो आक्रमण हुआ वो सिखों की लूट के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि देहरादून पर जो है सिखों का आक्रमण हुआ, अर्थात इसको इतिहास में जो है सिखों की लूट के नाम से जाना जाता है। सिखों का आक्रमण जो है सन 1775 का था, और इन लोगों ने जो है देहरादून को बुरी तरह से लूट कर लाया। यानी प्रदीप शाह को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे के राजा के लिए पृष्ठभूमि बन रही है। इतना ही नहीं, इनके आक्रमण के पश्चात आपको जो दूसरा आक्रमण यहां पर दिखेगा वो गुर्जरों का आक्रमण दिखेगा, गुर्जर आक्रमण। और गुर्जर कहां पर, जो ये पूरी हरिद्वार की बेल्ट है, इस बेल्ट में जो है गुर्जर रियासतें बहुत सारी छोटी छोटी यहां पर, तो यहां पर जो है गुर्जर आक्रमण भी काफी ज्यादा होने लगे। अर्थात इन गुर्जर आक्रमणों में भी, इनमें लगातार 1775 और 1779 में ये दो भयानक आक्रमण किए, और इन्होंने भी जो है देहरादून को लूटा। आप कह सकते हैं कि जो इसका टाइटल हो सकता है वो दून की लूट हो सकती है। क्या हो सकता है, दून की लूट, यानी कि देहरादून पर आक्रमण कर रहे हैं और देहरादून को लूट कर लेकर जा रहे हैं। ललित शाह कमजोर होता जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, पवार रियासत के लिए आगे के लिए पृष्ठभूमि बन रही है। इसके पश्चात जो अगला आक्रमण था वो कटेहरों ने भी कर दिया। मैंने आपको कहा था कि जो कटेहर राजा है इस समय, तो कटेहर राजा यानी कि जावेद खां, तो इसने भी इस समय जो है देहरादून पर एक भयानक आक्रमण किया, और इसने भी देहरादून को जो है, कटेहर राजा जावेद खां की यानी कि देहरादून आक्रमण, इसका भी जो है 1776 और 77 का जो है देहरादून पर आक्रमण हुआ। इसने भी देहरादून को खूब लूटा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि देहरादून को लगातार जो है लूटा जा रहा है। अर्थात ललित शाह के समय कहीं ना कहीं पवार रियासत कमजोर होती जा रही है। भाई राजकोष खाली होता जा रहा है, ये लगातार आ रहे अटैक कर रहे निकल जा रहे, लगातार आ रहे अटैक कर रहे निकल जा रहे। ये तो थे यानी कि राजा ललित शाह के समय की दून की लूट, जिसको सिखों की दून की लूट के नाम से जाना जाता है, जिसको गुर्जर की दून की लूट के नाम से जाना जाता है, और कटेहर राजाओं की भी लूट के नाम से इसको जाना जाता है। यहां तक का मामला तो एक तरह से जो है क्लियर हो गया है। अब मामला थोड़ा सा शांत होता है, और कुमाऊं में जो है एक माहौल थोड़ा सा गड़बड़ सा होने लगता है, क्योंकि जब ललित शाह को पढ़ते हैं तो ललित शाह के समय कुमाऊं की सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी होता है। अब हल्का सा मेरे को, क्योंकि ललित शाह से जुड़ा हुआ है कुमाऊं का इतिहास, और पूरी पवार रियासत का इतिहास जुड़ा हुआ है कुमाऊं के इतिहास से, तो थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा। देखो क्या चल रहा है, ललित शाह वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ है, वो टेंशन है कि अपने बेटे के लिए चाहिए एक रियासत। दूसरा, ये लगातार देहरादून को लूट कर जा रहे हैं। अब तीसरा, ललित शाह के पास एक ऑफर चल कर आता है। इस ऑफर को थोड़ा सा समझेंगे तो चलिए। अब मुद्दा है, यानी कि इधर गद्दी पर बैठे हैं ललित शाह जी,
और ललित शाह जब यहां पर बैठे हैं, बिल्कुल परेशान है, लूट पे लूट हो रही है। अब हल्का सा यहां पर होती है, क्या पर, चंद राजवंश में हो जाती है हलचल। असल में चंद राजवंश के समय क्या हुआ, अब कल मैं स्पेशल चंद राजवंश पर चर्चा करूंगा, जिनमें से गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, दीपचंद गद्दी पर बैठा हुआ, एक चीज। और दूसरा कौन है, अभी फिलहाल चंद राजवंश का राजा कौन है, दीपचंद। अब ध्यान से समझिएगा कि जिस समय दीपचंद गद्दी पर बैठा था, तो दीपचंद के समय कहीं ना कहीं आप इनके जो पिता थे वो दीपचंद के पिता थे इससे पहले कौन, यानी कि कल्याणचंद चतुर्थ, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने कल्याणचंद चतुर्थ को पढ़ा भी था इससे पहले। कल्याणचंद चतुर्थ जो है कुमाऊं का राजा था, लेकिन कल्याणचंद चतुर्थ के समय दीपचंद बहुत छोटा था। लेकिन कल्याणचंद चतुर्थ के पास एक इसका जो प्रमुख मंत्री था वो था शिवदत्त जोशी। कौन था, शिवदत्त जोशी, या शिवदेव जोशी भी आप बोल सकते हैं, शिवदत्त जोशी। अब ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ये शख्स, इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब थोड़ा सा कुमाऊं में आइए, ध्यान से देखो कुमाऊं की अराजकता की स्थिति। जब मैंने पढ़ाया था ना कल्याणचंद को सहायता किसने दी थी, ललित शाह के पापा ने, यानी प्रदीप शाह ने। तो कल्याणचंद के समय जो शिवदत्त जोशी था ये बड़े महत्वपूर्ण पद पर था। और जब कल्याणचंद की अपने आखिरी समय में उसने क्या किया, अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया दीपचंद को, और शिवदत्त जोशी को बना दिया इसका सर्वे सर्वा, कि भाई देख मेरा बेटा छोटा है और तू अब जो है इसकी देखभाल करेगा। तो शिवदत्त जोशी ने कहा कि ठीक है जी, हम जो है इनको देखेंगे और हम जो है राजपाट को संभालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहां पर मामला क्या हुआ कि जब शिवदत्त जोशी यहां पर इसका सर्वे सर्वा था, तो शिवदत्त जोशी बहुत ही पावरफुल हो गया था अकेले, क्योंकि बड़ा प्रधान बन गया था वहां कर, और काफी पावरफुल शिवदत्त जोशी हो गया था। इसी शिवदत्त जोशी के 4 पुत्रों में से एक हल्की सी यहां पर स्टोरी बता रहा हूं, किसकी, हर्षदेव जोशी की, क्योंकि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा ना कल तो पूरा वहां समझाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्ट में स्टोरी पढ़ा रहा हूं। शिवदत्त जोशी का बेटा भी हर्षदेव जोशी है। अब यहां पर देखो क्या हुआ मामला, कि जिस समय कल्याणचंद की मृत्यु हो गई, दीपचंद गद्दी पर बैठ गया, शिवदत्त जोशी इसका सर्वे सर्वा है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब यहां पर जो तराई वाला ये क्षेत्र है, ये वाला तराई, ये तराई जो है चंद राजवंश का आय का बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, और तराई में इस समय चंदों का एक सैनिक था, और उस सैनिक का नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था, मोहन सिंह। ध्यान से देखिएगा, ये मोहन सिंह, और ये मोहन सिंह बहुत ही कैसा था, जिज्ञासी, साहसी। सोचो एक सैनिक था मोहन सिंह। स्टोरी जब पढ़ाऊंगा ना कुमाऊं का कल लाऊंगा, कल कुमाऊं का लाना पड़ेगा, तब आप बहुत मजे से समझेंगे। ये केवल एक सैनिक है और मात्र का तराई पे है, बाकी राजा कौन है, दीपचंद, और पूरा सर्वे सर्वा शिवदत्त जोशी है। तो इस शख्स ने ख्वाब देखा कहां पर, चंद राजवंश की गद्दी पर बैठने का, और यहां पर जो है एक बगावत कर दी तराई क्षेत्र में। कौन सी बगावत कर दी, वेतन वृद्धि को लेकर, कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और जैसे ही वेतन वृद्धि को लेकर इसने बगावत की, तो शिवदत्त जोशी जो है इसके विद्रोह को दबाने नीचे तराई आ गया। एक मैं मोटी स्टोरी बता रहा हूं, वरना बहुत गहराई के साथ कल चलेगा। तो मोहन सिंह ने क्या कर दिया, इस युद्ध में जो है शिवदत्त जोशी की हत्या कर दी। शिवदत्त जोशी मारा गया, और शिवदत्त जोशी के जो पुत्र थे वो भी मारे गए, और जो बचा हुआ पुत्र था सबसे छोटा हर्षदेव जोशी, इसको मोहन सिंह ने क्या कर दिया, कैद कर दिया। तो हर्षदेव जोशी को मोहन सिंह ने कैद कर दिया, और आगे चलकर जो दीपचंद था इसकी भी हत्या कर दी। तो मामला कैसा हो गया, पेचीदा हो गया। मतलब कुमाऊं में है अराजकता का सिस्टम। कब, जब ललित शाह गद्दी पर बैठा हुआ। तो एक जो सैनिक था मोहन सिंह, इस मोहन सिंह ने अपने दम पर, बगावत के दम पर, यानी कि जो राजा था दीपचंद को भी मौत के घाट उतारा। इसका जो सर्वे सर्वा था शिवदत्त जोशी, जो बड़ा पावरफुल था, इसको भी जो है कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं, पढ़ेंगे इसका खतरनाक इतिहास, इसकी भी हत्या कर दी, इसके बेटों को भी मार दिया। बचा कुचा कौन था, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी को मोहन सिंह ने जेल में कैद कर दिया। स्टोरी चल रही है ऐसे करके। अब क्या हुआ मामला, मोहन सिंह बन गया राजा कहां का, अब कुमाऊं का। तो गद्दी पर बैठ गया कौन, मोहन सिंह, और ये बैठ गया किस नाम से, अब मोहनचंद के नाम से। सोचो एक जो सैनिक था वो अब कुमाऊं का राजा बन गया और मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठ गया। जब मोहनचंद गद्दी पर बैठा तो कैद किसको कर रखा है, तो जेल में इस समय डाल रखा है इसने, किसको, यानी कि हर्षदेव जोशी को। तो हर्षदेव जोशी इस समय जेल में कैद है। लेकिन हर्षदेव जोशी भी भाई कुमाऊं चाणक्य है, समझिए आप, ये भी चाणक्य है। हालांकि हर्षदेव जोशी को विभीषण भी कहते हैं, वो स्टोरी बात की है, लेकिन चाणक्य भी इसको कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि इसके पूरे फैमिली को किसने, एक मोहनचंद ने मौत के घाट उतारा। तो अब यहां पर गेम शुरू होता है हर्षदेव जोशी का।
अब यहाँ पर इतिहास अलग अलग तरीके से घूमता है। कोई लोग कहते हैं ये वहां से नीचे चले गया, फिर वहां से भेजा। खैर जो भी था, कुल मिलाकर हम लोग ये कहेंगे कि इस समय हर्षदेव जोशी ने किसी तरह से जो है यहां से एक लेटर लिखवाया और उस पत्र को या उस दूत को कहां भिजवा दिया? सीधा ललित शाह के पास भिजवा दिया। किसने? इसने कैद से होकर हर्षदेव जोशी ने। और उसमें लिखा कि महाराज, ललित शाह के लिए भेजा हुआ है, और लिख रहा कि महाराज कुमाऊं की स्थिति जो है अराजकता की स्थिति है, कुमाऊं में अफरा तफरी का माहौल है, अर्थात आप आइए, कुमाऊं को खूब लूटिए और वापस चले जाइए। ऐसा कौन भेज रहा है? ऐसा यहां से भेज रहा हर्षदेव जोशी। लेकिन गद्दी पर कौन बैठा है? मोहनचंद, जो कि एक सैनिक था नॉर्मल से। ललित शाह के पास लेटर आया, ललित शाह ने पढ़ा, उसने कहा कि अरे वाह, ये तो मजा हो गया, मैं तो वैसे परेशान हूं, मेरी बीवियों ने तो परेशान करके रखा हुआ है कि भाई छोटे बेटे के लिए कैसे मैं राजगद्दी प्राप्त करूं। तो ललित शाह जो है प्रसन्न हो गया। उसको देखा कि भाई कुमाऊं में तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं जाऊंगा, आराम से लड़ूंगा और आराम से जो है मार के भगा दूंगा और वहीं पर अपने बेटे को बैठा दूंगा। तो ऐसा ललित शाह के मन में आया और ललित शाह खूब खुश हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? ललित शाह अब सीधा जो है यानी कि आक्रमण करेगा कहां पर? कुमाऊं में अटैक होगा। वहां थोड़ा लेट चलता है। अच्छा, क्या मोहन सिंह पुनः सत्ता अपनाई थी? स्पष्ट करे। हाँ जी, पुनः सत्ता अपनाई थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्पेशल इसी पर चर्चा होगी और मोहन सिंह के कैरेक्टर पर भी चर्चा होगी। अभी फिलहाल इस स्टोरी को ध्यान से सुने और आनंद से इस युद्ध को और इस षड्यंत्र को देखें या फिर इस अराजकता की स्थिति को देखें। पत्र आ चुका है। ललित शाह ने कहा कि तुरंत सेना बाहर निकाली जाए और अभियान किया जाए, और अपनी रानी को भी कहा कि रानी टेंशन मत ले, मैं वापस आ रहा हूं और अपने जो आपका ये जो तब से लेकर जो शुरू से आप परेशान करते थे, मेरे बेटे के लिए रियासत होनी चाहिए, रियासत लेके आ रहा हूं। चल पड़े जी यहां से। और अब यहां से मामला होगा कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसको इतिहास में बगाली पोखर के युद्ध के नाम से जाना गया। कौन सा युद्ध है? बगाली पोखर का युद्ध। बगाली पोखर का युद्ध, और यह युद्ध जो है 1779 में लड़ा जाएगा। युद्ध किसके बीच लड़ा जाएगा, कैसा होगा, इस पर जो है चर्चा का विषय है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, यह युद्ध कैसे हुआ, क्या परिणाम हुआ, और आगे का इतिहास भी उसी पर टिका होगा। देखिए, हम लोगों ने देखा, अब कैरेक्टर आपको बता दूं, यह है चंद राजवंश, और चंद राजवंश का जो राजा है, फिलहाल चंद राजवंश का राजा कौन बन चुका है? यानी कि मोहनचंद बन चुका है। तो यहां पर गद्दी पर बैठा हुआ है मोहनचंद। मोहनचंद के अधीन जो कैद करा हुआ है, वो किसको कैद कर रखा मोहनचंद ने? वो कर रखा है हर्षदेव जोशी को। और हर्षदेव जोशी, भाई मैंने आपको बता ही दिया कौन था। अगर हम बात करें इधर गढ़वाल में, तो गढ़वाल में इस समय अपना राजा कौन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं? ये राजा है ललित शाह। और ललित शाह के लिए एक जो है पत्र यहां से भेजा है किसने? ये पत्र भेज रखा है यानी कि हर्षदेव जोशी ने। ललित शाह ने कहा कि तुरंत आक्रमण होगा और सेना सीधी यहां जाएगी, और युद्ध जो है सन 1779 में अब किसके बीच लड़ा जाएगा? यानी ललित शाह वर्सेस मोहनचंद के बीच लड़ा जाएगा। युद्ध घमासान रहा, भयानक युद्ध हुआ, बगाली पोखर के युद्ध के नाम से इसको जाना गया। और इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो यह निकला कि मोहनचंद को जो है यहां छोड़कर भागना पड़ा, और मोहनचंद आनंद फानन होकर सीधा कुमाऊं छोड़कर भाग गया। जैसे ही मोहनचंद ने कुमाऊं को छोड़ा, तो राजा ललित शाह और ललित शाह के साथ इस समय जो इसका छोटा बेटा था, जो प्रद्युमन शाह था, जिसको भाई कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करवाना था, ये भी पहुंचा हुआ था इसमें। अब क्या हुआ कि हर्षदेव जोशी जो है अब अपना माइंड खेलना शुरू कर देता, दिमाग से खेलना शुरू कर देता। असल में हर्षदेव जोशी क्या चाहता था कि ललित शाह आए, कुमाऊं को लूटे और वापस चले जाए और कुमाऊं का राजा मुझे बनाए। अब जो है हर्षदेव जोशी के दिमाग पे भी क्या घूमने लग गया, यानी कि राजा का स्वाद घूमने लगा कि भाई मैं भी राजा बनूंगा। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। मामला कहां से गड़बड़ हुआ? ललित शाह तो इसलिए थोड़ी ना आया कि मैं लूट कर वापस जाऊंगा, ललित शाह तो इसलिए आया है कि यहां पर अपने बेटे को राजा बनाकर जाऊंगा।
तो ललित शाह ने क्या कर दिया, अपने बेटे प्रद्युमन शाह को जो है यहां का राजा बना दिया और प्रद्युमन शाह को जो है प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजपाट दे दिया। तो इस तरह से इसको राजा बना दिया और प्रद्युमन शाह का जो प्रधानमंत्री बनाया वो बना दिया किसको, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी का हो गया मूड खराब कि भाई मैं क्या देख रहा था ख्वाब और क्या हो गया। तो इस तरह से ललित शाह का जो स्वप्न था भाई वो भी पूरा हो गया, जो परेशानी थी बेचारे की, यानी कि अब राजा जो है कुमाऊं का कौन बन गया, प्रद्युमन चंद बन गया। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार था कि जब कोई यानी पवार शासक या पवार राजवंश से यानी कि सीधा चंद राजवंश की गद्दी पर भी बैठा। यह आखिरी और पहली बार था कि कोई गढ़वाल का राजा भी कुमाऊं की गद्दी पर राजा बना। तो प्रद्युमन शाह राजा बन गया और इधर जो है प्रधानमंत्री इसका किसको बना दिया, हर्षदेव जोशी को। अब बेचारा ये टेंशन फ्री होकर वापस आने लगा। कौन, तो यहां से जो है अब जर्नी वापस होगी किसकी, तो यहां से वापस आएगा कौन, ललित शाह। ललित शाह ने जो है ये युद्ध लड़ा, लेकिन वापस आते आते जो है एक जगह पड़ती है दुलाड़ी। ये अपने बेचारा रियासत भी नहीं पहुंच पाया, पूरा की पूरा ध्यान से समझेगा। तो ये दुलाड़ी में पहुंच ही रहा था और टाइम था सन 1780 का, भाई युद्ध जीत कर आया था। लेकिन कहा जाता है कि मलेरिया के चलते, भाई मलेरिया हो गया था इसको बेचारे को, पूरी शिद्दत से युद्ध लड़ा होगा इसने बेचारे ने। तो मलेरिया के चलते यहीं पर बीच में जो है ललित शाह ने दम तोड़ दिया और ललित शाह जो है बेचारा चल बसा। ना तो इधर पहुंच पाया गढ़वाल में, बस केवल एक काम करके आया कि कुमाऊं का राजा प्रद्युमन शाह को बनाकर आ गया। जैसे ही ललित शाह की मृत्यु होती है, गढ़वाल की गद्दी खाली होती है। आनन फानन में अब गढ़वाल का राजा किसको बनाया जाए, तो नियम अनुसार इसका सबसे बड़ा जो बेटा था यानी कि जयकृत शाह, तो जयकृत शाह को जो है गढ़वाल का क्या बनाया गया, यानी कि राजा बनाया गया। तो इस तरह से गढ़वाल का राजा तो गढ़वाल की प्रजा ने किसको बना दिया, जयकृत शाह को बना दिया। और कुमाऊं का राजा भी इसी का बेटा कौन बन गया, प्रद्युमन शाह बन गया। और बेचारा ललित शाह यहीं पर बीच में दुलारी में 1780 में मलेरिया नामक रोग से मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अब यानी कि गढ़वाल का जो नेक्स्ट राजा है वो बन गया है इसका सबसे बड़ा बेटा जयकृत शाह, और कुमाऊं में गद्दी पर बैठ गया इसका दूसरी रानी का सबसे बड़ा बेटा प्रद्युमन शाह। मामला फिलहाल यहीं पर रोकेंगे और कल होगा बहुत ही पेचीदा इतिहास जिसमें आप सभी को जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जो है कल यहां पर देखना है कि जयकृत शाह क्या गढ़वाल की रियासत को संभाल पाएगा, क्या प्रद्युमन शाह कुमाऊं में राजपाट को संभाल पाएगा, क्योंकि कुमाऊं में हर्षदेव जोशी जैसे चाणक्य है जो कि अब गद्दी को प्राप्त करना चाहता है। और गढ़वाल में भी कल से हो जाएगा षड्यंत्र, यानी कि अब होगी बहुत ही घमासान, भाई भाइयों के बीच चलेगी फूट, और देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक आनंद आया होगा। तो फिलहाल आज मैं अपनी वाणी को रोकूंगा यहीं पर। 9 बजे आपके बीच आएंगे राणा सर, जरूर जुड़िएगा। और लास्ट में इतना ही कहता हूं कि अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें भाई, कमेंट बॉक्स में कम से कम लिख तो दिया करो कुछ। अगर अच्छा लग रहा है तो तारीफ कर दिया करो, हमको भी भाई एनर्जी मिलती है। अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये भी कहता हूं कि वहां पर जो है भाई बुराई तो मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके आते हैं। लेकिन अपना जो है आप सुझाव दे सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, उस टाइप से भी हम लोग आपके बीच कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक मैंने कमेंट नहीं देखे, अब देख लेता हूं सभी के कमेंट भाई। मैथ्स के चक्कर में क्लास छूट जाती है सर, प्लीज डेली क्लास कराया करो। लेट्स क्रिएट जी, डेली क्लास होती है, 8 बजे डेली आते हैं आपके बीच और 9 बजे भी डेली आते हैं। तो 8 से 9 और 9 से 10 आप डेली जुड़ा करो। हाँ, मलेरिया से बेचारा बीमार हो गया भाई, पूरी शिद्दत से लड़ा होगा ना बेचारे ने। वापिस अपनी रानी के सामने तो भाई ऐसे आना था ना इसको कि भाई ले बैठा दिया गद्दी पर, तो फिर पूरा तन मन धन से लड़ा होगा बेचारा। सर जी आपकी एक टोमोंग क्यों नहीं होती है? एक टोमोंग, अच्छा एक टोंग क्यों नहीं होती? कौन सी टोंग, मैं समझा नहीं भाई।
अच्छा, जो ऐड है, ऐड का भाई देखो हमारे हाथ में नहीं है मिस्टर जी, ऐड का तो पता नहीं क्या सीन है। हमारी एक ही टाइमिंग होती है, हमारी अलग टाइमिंग नहीं होती है, 8 से 9, 9 से 10 होती है। और दूसरा बात आपको बता दे, दूसरा बात बोल रहा हूं, दूसरी बात आपको बता दे कि भाई हिंदी प्रवक्ता के लिए मेंस का बैच शुरू हो चुका है। और अगर कोई फिर बाद में आप बोलते हैं कि सर मेरा जो है, मैं गांव में था, मेरा नेटवर्क नहीं चला, मुझे ऑफर का पता नहीं चला, इसलिए आज बता रहा हूं, आज से 14 तारीख तक यानी कि हिंदी दिवस तक आप सभी के लिए हिंदी प्रवक्ता का जो मेंस का बैच है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से ऑफर का लाभ उठाइए और जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। तो चलिए भाई, गुड नाइट, और 9 बजे जरूर जुड़े राणा सर के साथ।